हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, टॉपिक जो हमारा चल रहा है जनरल साइंस के पार्ट फिजिक्स से विद्युत चैप्टर, जिसका हम लेसन 7 आज डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसमें हम जो मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे, एक तो फ्यूज व इसका महत्व, और दूसरा जो विद्युत युक्तियां हम घरों में यूज कर रहे हैं, उनके यूज करते समय हमें क्या क्या मुख्य सावधानियां रखनी चाहिए। तो ये हमारा आज मेन टॉपिक रहेगा लेसन आज के लेक्चर 7 के अंदर, फ्यूज व इसका महत्व और कौन कौन सी सावधानियां हमें विद्युत का यूज करते समय रखनी चाहिए जब हम उन युक्तियों को हाथ लगा रहे होते हैं या किसी भी प्रकार से उनमें कोई फॉल्ट होता है। तो मेन सावधानियां जो हमने रखनी होती है, तो ये 2 मेन टॉपिक हैं। इसके अलावा हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाकर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना भी आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो उसी टॉपिक को हम आज आगे 2-3 एग्जाम्पल से और बढ़ाएंगे। तो साथियों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको रीट, पटवार, जेट, ICAR, SI, कांस्टेबल या RPSC, SSC से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनमें जनरल साइंस के टॉपिक आते हैं, तो वो सभी टॉपिक आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर मिलने वाले हैं। तो साथियों, आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9928782905 पर अपना नाम व पता लिखकर तथा साथ ही आप जिस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं उस ग्रुप का नाम लिखकर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको संबंधित ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा फ्यूज क्या है। फ्यूज सबसे पहली बात, क्यों लगाया जाता है परिपथ के अंदर। तो फ्यूज जो है वो एक बिल्कुल पतला सा तार होता है उसके अंदर, फ्यूज के अंदर। इसको लगाने का कारण क्या होता है कि हमारे घर में जो तारे हैं, जो विद्युत तार हम लोग लगाते हैं, उनमें से एक निश्चित मान की धारा ही हम ले सकते हैं। तो हमारे घर में जो तार लगी है, इसमें से हम निश्चित मान की धारा ही क्रॉस करवा सकते हैं, निश्चित मान की धारा ही प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारे घर पे वायर्स लगी होती हैं, उनसे हम एक निश्चित मान की धारा ही प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम इनसे ज़्यादा धारा प्राप्त करना चाहते हैं, मान लो इनसे हम, वैसे तो ये निश्चित मान की धारा ही इसमें से क्रॉस कर सकते हैं। अब यदि हम कभी भी इससे अधिक मान की धारा ले लेते हैं, अधिक मान की धारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या होता है, तो क्वेश्चन मार्क क्या होता है, तो तब ये तार गर्म हो जाते हैं, जिससे ये जल उठते हैं और पूरे सर्किट में आग लगने का खतरा बना रहता है। तो हमारे घरों में जो तार है उनसे हम निश्चित मान की धारा ही प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम अधिक मान की धारा उनसे प्राप्त करना चाहें तो क्या होगा, वो तार गर्म हो जाएंगे, जल जाएंगे, यानी उनमें आग लग जाएगी और पूरा सर्किट जलने का, वहाँ पूरे सर्किट को आग लगने का खतरा बना रहता है। तो ये स्वीकृत सीमा से, जो इनकी स्वीकृत सीमा है, उससे ज़्यादा धारा हमारे को नहीं दे पाते। लेकिन हम अगर लेना चाहें तो ये तार गर्म हो जाते हैं और आग लगने का खतरा बना रहता है। इसी स्थिति से बचने के लिए हम फ्यूज तार लगाते हैं, ताकि आग लगने का खतरा जो है उससे बचा जा सके, उस खतरे को टाला जा सके। तो इसके लिए लगाया जाता है हम फ्यूज तार, यानी फ्यूज का यूज करते हैं। फ्यूज एक युक्ति है जिसमें एक तार लगा होता है। सबसे पहली बात तो ये तार जो होता है टिन और लेड मिश्र धातु का बना होता है। टिन और लेड मिश्र धातु का बना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्यूज तार किसका बना होता है। तो फ्यूज तार जो होता है
वो टिन और लेड का बना होता है, जिसमें टिन जो होता है वो 62%, टिन 62% और लेड 38%। टिन 62% और लेड 38% होता है। तो फ्यूज तार टिन और लेड का बना होता है। तो इसी आग लगने से जो खतरा बना हुआ, आग लगने का खतरा बना हुआ, उससे बचने के लिए ही फ्यूज तार लगाया जाता है। अब होता क्या है, जैसे ये तार गर्म होगा, ये धारा ज़्यादा आएगी, तार गर्म होगा, तो तार में धारा पहुंचने से पहले धारा फ्यूज से क्रॉस होगी। तो जैसे ही धारा फ्यूज से क्रॉस होगी तो फ्यूज तार गर्म हो जाएगा। फ्यूज तार जो होगा वो इससे पहले फ्यूज तार गर्म हो जाएगा। और फ्यूज तार जो होता है टिन और लेड का बना होता है, इसकी विशेषता होती है कि इसका गलनांक कम होता है, गलनांक कम होता है। तो इसका गलनांक कम होता है, तो जैसे ही ये फ्यूज तार गर्म होएगा, इस तार में जो हमारी इलेक्ट्रिक वायर है उसमें धारा आने से पहले फ्यूज तार में धारा जाएगी। फ्यूज तार से जब धारा इसमें जानी होती है तो इससे पहले ये फ्यूज तार गर्म हो जाता है। और इसकी विशेषता होती है कि इसका गलनांक कम होता है, इसलिए ये जल्दी गल जाता है। तो जैसे ये गर्म होता है ये गल जाता है, गलते ये पिघल जाएगा, पिघलते ये टूट जाएगा, टूटते ही आगे करंट सप्लाई बंद हो जाएगी। तो ना तो ये तार गर्म होएगी, ना ही हमारा परिपथ जलेगा। तो ये फ्यूज तार की विशेषता होती है कि टिन और लेड का बना होता है, इसका गलनांक भी कम होता है और इसका प्रतिरोध भी कम होता है। गलनांक भी कम होता है और प्रतिरोध भी कम होता है, क्योंकि प्रतिरोध कम होगा तभी इसमें ज़्यादा धारा जा पाएगी। ज़्यादा धारा जाते ही गर्म हो जाएगा, गर्म होते ही इसका गलनांक कम है, गलनांक कम है तो ये गल जाएगा, गल जाएगा तो ये तार जब गलेगा तो ये कनेक्शन टूट जाएगा, कनेक्शन टूटते ही ये करंट यहाँ पहुँच नहीं पाएगा, तो ये वाला तार गर्म होने से बच जाएगा। क्लियर। तो जब ये गर्म नहीं होगा तो इसमें आग भी नहीं लगेगी। तो फ्यूज तार का महत्व यही है कि परिपथ में आग लगने से बचाता है। तार को जो हमारी करंट वायर है उसको गर्म होने से बचाता है, क्योंकि वो गर्म हो जाती तो आग लग सकती थी। अब वो गर्म क्यों होती है, उसमें अधिक मान की धारा क्यों जाती है, ये देखें हम। तो इससे अधिक मान की धारा, इसमें जो हमारी करंट वायर है उसमें अधिक मान की धारा दो कारणों से जा सकती है। करंट वायर के अंदर जो अधिक मान की धारा है वो दो कारणों से जा सकती है। कौन कौन से? एक तो लघुपथन, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, और दूसरा अतिभारण। अतिभारण यानी ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग, लघुपथन और अतिभारण। तो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग दो ऐसे कारण हैं जिनके कारण से तार में अधिक मान की धारा जा सकती है। अब लघुपथन में क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में तारें पढ़ी थी, एक तो लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर, एक अर्थ वायर भी पड़ी थी, लेकिन शॉर्ट सर्किट में अर्थ वायर का यूज नहीं होता। एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर, इनके ऊपर जनरली क्या होता है, एक विद्युत रोधी आवरण चढ़ा होता है। दोनों तारों पर विद्युत रोधी आवरण चढ़ा होता है। कई बार क्या होता है, वो आवरण जो होता है वो रबड़ जैसा, जो प्लास्टिक जैसा ऊपर कोई कवर चढ़ा होता है इसके, वो गल जाता है। उसके गलने से ये दोनों तारें भिड़ जाती हैं। जब ये दोनों तारें भिड़ती हैं, जब ये लाइव और न्यूट्रल वायर आपस में जुड़ जाती हैं, भिड़ जाती हैं, तब प्रतिरोध शून्य हो जाता है। प्रतिरोध शून्य हो जाता है। प्रतिरोध शून्य होते ही धारा जो होती है वो अधिक हो जाती है, क्योंकि प्रतिरोध क्या था, धारा के मार्ग में आने वाली बाधा थी। तो प्रतिरोध शून्य होगा यानी बाधा शून्य हो गई। बाधा शून्य होते ही धारा बहुत ज़्यादा हो जाती है। धारा ज़्यादा होते ही ये तार गर्म हो सकता है और आग लग सकती है। तो लघुपथन में क्या होता है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में जुड़ जाते हैं। लाइव यानी विद्युत में तार, न्यूट्रल यानी उदासीन तार। तो लघुपथन है विद्युत में तार का उदासीन तार से जुड़ना, जिससे क्या होगा, प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। प्रतिरोध शून्य होते ही धारा अधिक हो जाएगी। धारा अधिक होते ही ये तार गर्म हो जाएगा और आग लगने का खतरा बना रहेगा। ये था लघुपथन।
अति भारण में क्या होता है, ओवरलोडिंग में क्या होता है। अब थोड़ी समझने वाली बात है आपको। अति भारण, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है, देखो ओवरलोडिंग जो होता है वो शक्ति पर डिपेंड करता है। जैसे ही अपने विद्युत उपकरणों की शक्ति बढ़ा देते हैं, क्लियर करूंगा मैं आपको एग्जांपल से, बिल्कुल आपको क्लियर करूंगा। विद्युत उपकरणों की अगर हम शक्ति बढ़ा दें, विद्युत उपकरणों की शक्ति बढ़ा दी जाए तो धारा का मान भी बढ़ जाता है। ये लाइन आपको क्लियर करूंगा, मैं आपको फिर कहूंगा क्रैमिंग नहीं करनी, कहीं भी रट्टा मारने का प्रयास नहीं करना। थोड़ा सा आप सोचेंगे तो आपको हर चीज का आंसर मिलने वाला है। तो अति भारण में क्या होगा, अति भारण आप समझते हैं ओवरलोड। ओवरलोड करना मतलब किसी पर इतना ज़्यादा लाद देना कि वो सहन ही ना कर पाए, ओवरलोड करना। तो कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा ट्रालियाँ जो होती हैं वो ओवरलोड हो जाती है तूड़ी से। अभी ये सीजन चल रहा है तूड़ी का, तो ट्रालियाँ ओवरलोड हो जाती है और रास्ते में पलट जाती हैं, तो वो पहुँच ही नहीं पाती अपने यथावत स्थान पर जहाँ उन्हें पहुँचना था। तो अति भारण यही है, आवश्यकता से ज़्यादा लाद देना उस पर, जितना वो सहन ही नहीं कर पा रहा उससे ज़्यादा उस पर लाद देना। तो इसमें क्या होता है, विद्युत उपकरणों की शक्ति बढ़ा दी जाती है। शक्ति का सूत्र होता है क्या, P बराबर V इंटू आई। P बराबर V इंटू आई। अब ये फार्मूला आया कहाँ से, पहले तो वो देखें, ये फार्मूला आया कहाँ से। शक्ति का ये जो सूत्र पढ़ रहे हैं P बराबर V इंटू आई, ये आया कहाँ से। शक्ति क्या है, कार्य करने की दर, P बराबर W अपॉन T। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। विद्युत द्वारा प्रति सेकंड किया गया कार्य, विद्युत द्वारा 1 सेकंड में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है, विद्युत शक्ति कहलाता है। वाट मात्रक होता है शक्ति का, P बराबर W अपॉन T। अब W क्या है, देखो अगर हम विद्युत पे आए तो हमने विभवांतर का फार्मूला पढ़ा था, V इक्वल टू W अपॉन Q, V इक्वल टू W अपॉन Q, देन W इक्वल टू V इंटू Q, Q इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और Q इक्वल टू आई टी, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा था I इक्वल टू Q अपॉन T, देन Q इक्वल टू I इंटू टी। तो Q को अगर मैं I इंटू टी पुट करूं तो W बराबर V आई टी। क्लियर, ये फार्मूला हमने पढ़ा है विभवांतर में, V बराबर विभव में विभवांतर में V बराबर W अपॉन Q, देन W इक्वल टू V इंटू Q, V इंटू Q, और Q I बराबर Q अपॉन T, देन Q बराबर आई टी। तो Q का मान अगर मैं आई टू रखूँ तो W बराबर V आई टी सूत्र आ गया। तो W को अगर मैं V आई टी पुट करूँ तो T से T कट जाएगा, तो P बराबर V आई सूत्र आ जाएगा। ये सूत्र मैंने यहाँ लिखा है, P बराबर V आई। अब देखो होगा क्या, हम शक्ति का मान बढ़ा दें तो धारा का मान बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वोल्ट था तो फिक्स है अपने घर पे 220 वोल्ट, V तो 220 वोल्ट है, फिक्स है। तो अगर शक्ति बढ़ रही है तो ये तो फिक्स है, तो इसका मतलब ये बढ़ रहा है। I बढ़ेगा तभी P बढ़ेगा, या P बढ़ेगा तो I बढ़ेगा। क्लियर, तो शक्ति बढ़ती है तो धारा का मान भी बढ़ता है। अब शक्ति बढ़ने का क्या मतलब है, देखो अपने क्या करते हैं घरों में जनरली एक्सटेंशन वायर का यूज करते हैं। एक्सटेंशन वायर सारे समझते हैं, जिसमें एक बॉक्स के अंदर 3-3 प्लग लगाए जा सकते हैं। एक बॉक्स पे 3-3 प्लग लगाए जा सकते हैं। मैंने इसमें टीवी चला लिया, मान लो इस प्लग में मैंने टीवी चला लिया, इस प्लग पे मैंने फ्रिज लगा रखा है या प्रेस लगा रखी है, इस प्लग पे मैंने सर्दी है तो हीटर लगा लिया। अभी मैं एक चीज़ और लगाना चाहता हूँ तो हम क्या करते हैं, यहाँ 3 प्लग और लगा लेते हैं। 3 प्लग भी सारे समझते होंगे। अब मैंने यहाँ 3 प्लग भी लगा लिया, अब इस पे हीटर भी लगा लिया, प्रेस भी लगा ली, फ्रिज भी लगा दिया, टीवी भी लगा दिया। तो इसको ओवरलोड कर दिया हमने, इससे जो वायर जुड़ी हुई आगे उसको ओवरलोड कर दिया, इतना ये सहन नहीं कर सकती। तो हमने यहाँ क्या किया, शक्ति बढ़ा दी, वाट बढ़ा दी। शक्ति का मात्रक वाट होता है। और फ्रिज मान लो 400 वाट का है, 500 वाट का है, प्रेस 200 वाट की है, टीवी 200 वाट की है, 100 वाट की है, जितने भी है, तो इस पे वाट बढ़ते जा रहे हैं, वाट बढ़ते जा रहे हैं, शक्ति बढ़ती जा रही है। शक्ति बढ़ रही है, इसका मतलब धारा का मान भी
बढ़ रहा है तो ये ओवरलोड हो गया। ओवरलोड ही किसी को बोलते हैं, यानी जितना ये सहन नहीं कर सकता उससे ज़्यादा इस पे लाद दिया तो क्या होगा, वो तार गर्म हो जाएगी, गर्म होकर उसको आग लग जाएगी। तो ऐसी स्थिति में फ्यूज तार यूज किया जाता है, क्योंकि फ्यूज तार का गलनांक क्या है, कम है, प्रतिरोध भी क्या है, कम है, तो ये ज़्यादा धारा को अपने में आने देता है। जैसे जैसे इसमें ज़्यादा धारा आती जाएगी ये गर्म होता जाएगा, गर्म होता जाएगा तो ये गल जाएगा, क्योंकि इसका गलनांक कम है, गर्म होते ही गल जाएगा, गलते ही कनेक्शन टूट जाएगा, कनेक्शन टूटते ही इसमें करंट बहना बंद हो जाएगा, करंट बहना बंद होते ही ये तार गर्म नहीं होगा और आग नहीं लगेगी। तो यही फ्यूज तार का महत्व है। फ्यूज तार में विशेषता ध्यान रखना, लघु पथन और अति भारण से बचाता है। अति भारण की स्थिति क्या है, शक्ति बढ़ाने पर अति भारण होता है, शक्ति बढ़ाने पर, विद्युत उपकरणों की शक्ति बढ़ाने पर अति भारण होता है। लघु पथन का कारण क्या है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का जुड़ना लघु पथन का कारण है। लघु पथन की स्थिति में प्रतिरोध उच्च हो जाता है, कम हो जाता है, शून्य हो जाता है, अनंत हो जाता है, तो प्रतिरोध शून्य हो जाता है, धारा अधिक हो जाती है। क्लियर। और फ्यूज तार किसका बना होता है, टिन और लेड का बना होता है। टिन का संगठन कितना है, 62%, लेड का संगठन कितना है, 38%। तो ये विशेषताएं हैं फ्यूज तार की। अब कई बार क्या होता है, अब अपने घर पे फ्यूज लगा मान लो, अब वो फ्यूज तार गल गया, कनेक्शन टूट गया, फ्यूज तार गलते ही कनेक्शन टूट गया हमारे घर की, उस सर्किट से जो लाइट होती है वो लाइट भी चली जाती है, लाइट भी बंद हो जाती है। तब अपने क्या करते हैं, उसमें तांबे का तार लगा देते हैं, उसमें क्या करते हैं, तांबे का तार लगा देते हैं। तो तांबे के तार का जो गलनांक होता है वो इसकी तुलना में ज़्यादा होता है, इस टिन और लेड की तुलना में ज़्यादा होता है। तो फ्यूज लगाया क्यों गया था, फ्यूज लगाया इसीलिए गया था कि अगर बाई चांस धारा ज़्यादा आ जाए तो उसका गलनांक कम होगा, गलनांक कम होगा तो वो जल्दी गल जाएगा, जल्दी गल जाएगा तो सर्किट आग लगने से बच जाएगा। अब हमने क्या किया, इसको गलते ही जैसे ये गला, लाइट बुझ गई, तो हमने इसकी जगह तांबे का तार लगा दिया। अब तांबे के तार का गलनांक ज़्यादा है तो वो गलेगा ही नहीं, तो फ्यूज लगाया तो इसीलिए गया था भाई वो गल जाए जल्दी, लेकिन हमने तांबे का तार लगा के उसका महत्व ही खत्म कर दिया। तो फ्यूज तार का महत्व ये था, लघु पथन और अति भारण से बचाता है हमारे को, सर्किट को तोड़ देता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिससे आग लगने का खतरा नहीं रहता। लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, फ्यूज तार के टूटते ही उसकी जगह तांबे का तार लगाकर वापस लाइट चालू कर लेते हैं, तो वो स्थिति जो है बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि तांबे का गलनांक ज़्यादा होता है। तो गलनांक ज़्यादा होने के कारण उसमें धारा बहेगी तो वो गलेगा नहीं, जल्दी से नहीं गलेगा तो सारा परिपथ ही गर्म हो जाएगा, तो वो सारा परिपथ जल सकता है। इसलिए कभी भी उसकी जगह तांबे का तार नहीं लगाना चाहिए। फ्यूज जो होता है, फ्यूज तार जो होता है वो टिन और लेड का बना होता है, और वही वायर यहाँ वहाँ हमें यूज करना चाहिए। तो ये विशेष ध्यान रखना चाहिए उस स्थिति में कि हमें कभी भी वहाँ तांबे का तार नहीं लगाना चाहिए। अब इसमें जो अति भारण लघु पथन वाला क्लियर हो गया है। विशेषता ध्यान रखना, गलनांक कम होता है और प्रतिरोध भी कम होता है, इसका गलनांक और प्रतिरोध दोनों कम होते हैं। और आजकल फ्यूज के स्थान पर MCB का यूज किया जाता है, MCB लगी होती है वर्तमान में। जैसे ही सर्किट गर्म होता है वो नीचे गिर जाती है, जैसे सर्किट गर्म होगा वो MCB नीचे गिर जाती है। MCB की फुल फॉर्म क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी ये भी सर्किट को तोड़ती है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। लघु परिपथ विच्छेदक, हिंदी में बोले तो लघु परिपथ विच्छेदक, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCB। वर्तमान में MCB लगी होती है फ्यूज तार के स्थान पर, आजकल हम MCB का यूज करने लग गए हैं। तो ये था साथियों फ्यूज और उसका महत्व। अब हमें देखना है घरों में जब हम विद्युत युक्तियाँ यूज कर रहे हैं, विद्युत का यूज कर रहे हैं, तब हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो पहली चीज़ जो मेन बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो तार को सीधा नहीं, बिना प्लग के नहीं लगाना चाहिए। कई बार क्या होता है, अपना प्लग खराब होता है, अपने वो डायरेक्ट वायर लगा रहे होते हैं, तो उस स्थिति में हो सकता है कभी लाइव और न्यूट्रल वायर जुड़ गई तो फिर लघु पथन का खतरा बना रहेगा। तो लघु पतन का खतरा बना रहेगा तो फिर वो सर्किट भी जल सकता है। तो एक तो वो प्लग अच्छी तरह से उस पर प्लग होना चाहिए,
और कहीं से भी वो तार जो है वो गली हुई नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं से गली हुई है तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए। इसके अलावा मैंने सुबह भी पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो अर्थ वायर है वो होनी ज़रूरी है, यानी हमारे को मोस्टली 3 पिन प्लग ही यूज़ करने चाहिए। 3 पिन प्लग यूज़ करने चाहिए क्योंकि ये वाला कनेक्शन भूसंपर्कित होता है। 3 पिन प्लग में जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो भूसंपर्कित होता है। एक लाइव होता है, एक न्यूट्रल होता है और एक अर्थ वायर होती है। अब बाई चांस अगर हमारे को करंट आया तो अगर यहाँ वायर है तो फिर वो करंट जो होगा वो धरती में चला जाएगा, अपने को झटका नहीं लगेगा। अब अपने क्या होता है, जनरली 2 पिन प्लग यूज़ करते हैं तो 2 पिन में अर्थ वायर होती नहीं है, एक लाइव होती है, एक न्यूट्रल होती है, तो फिर वो करंट अर्थ में नहीं जा पाता और फिर वो झटका हमें महसूस होता है। अतः जहाँ तक संभव हो वहाँ तक 3 पिन प्लग का ही यूज करना चाहिए। और इसके अलावा जो है ये भी ध्यान रखना है हमें कि किसी भी स्थिति में फ्यूज तार जो है वो टिन और लेड के अलावा कोई और नहीं लगाना चाहिए। जैसे ये नहीं हो कि ये तार गल गया और हम तांबे का तार लगा दें, तो वो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही हानिकारक हो सकता है। तो ये मोस्टली मेन बातें थी जो हमें यूज करनी, ध्यान रखनी चाहिए विद्युत का प्रयोग करते समय। अब एक बार सर्किट डायग्राम और देख लेते हैं 1-2, और फिर कल जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, विद्युत व्यय, जिसमें हम विद्युत शक्ति भी डिस्कस करेंगे और वाट का प्रतिरोध कैसे बनाना है, धारा कैसे बनानी है, वोल्टता कैसे बनानी है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करेंगे। इसके अलावा विद्युत ऊर्जा व्यय पर भी हम चर्चा करेंगे, जिसका एक वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूं, लेकिन कल उसको मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। अब हम सर्किट देखकर उसमें तुल्य प्रतिरोध की गणना कैसे करनी है वो बता रहा हूं आपको। जैसे अब सर्किट दे दिया गया आपको, ये मान लो एक सर्किट दे दिया गया, ये दे दिया गया 4 ओम, ये भी 4 ओम, ये दे दिया गया 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम। अब इधर से पॉइंट ए बता दिया गया आपको, पॉइंट ए से धारा जा रही है, और ये पॉइंट बी बता दिया गया, पॉइंट बी से धारा बाहर आ रही है। पॉइंट ए से धारा अंदर जा रही है, पॉइंट बी से धारा बाहर आ रही है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओवरऑल श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम है। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, आपको ये देखना है ये वाली तार जो करंट को अंदर लेके गई, क्या वही तार बाहर निकली क्या करंट को लेके? नहीं, करंट को बाहर लेके ये वाली तार निकल रही है। क्लियर? अगर यही तार करंट को बाहर लेकर निकलती तो फिर वो समांतर क्रम होता। इसका मतलब ये दिया गया क्रम श्रेणी क्रम है, ये श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम के अंदर कुछ एक समांतर क्रम दिए हैं, तो पहले आप लोग समांतर क्रम को सोल्व करेंगे। तो 1/4 प्लस 1/4, पहले इसको सोल्व कर लें। 1/4 प्लस 1/4 तो ये होगा 2/4, तो ये 1/r आया है। समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले पिछले वीडियो देख लें तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। तो पहले इसको सोल्व कर लेना है। तो मैंने कहा 2/4, 1/r बराबर 2/4, तो r बराबर 4/2, 4/2 यानी 2। तो इसकी जगह आप लोग ये जो 1/4 लिखा है इसकी जगह आप लोग हटाकर यहाँ 2 ओम भी लिख सकते हैं। ये 2 ओम हो गया। क्लियर? फिर ये भी 2 ओम है, अगला भी 2 ओम है। अब ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम का, ये 2 ओम का, ये भी समांतर क्रम दिया है। तो पहले समांतर क्रम सोल्व कर लें। 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/2, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, 1/2 प्लस 1/2, 1/2 यानी आधा आधा कितना हो गया? 1। तो ये 1 ही आएगा ओवरऑल। तो ये ओवरऑल आ गया कितना? 1 ओम। तो ये ओवरऑल सोल्व कर लिया 2 ओम का, ये आपको 2 ओम दिया ही हुआ है, ये ओवरऑल सोल्व कर लिया 1 ओम का। अब आप ये श्रेणी क्रम बन गया आपका। तो इसका रिजल्ट बना लें पहले आप, 2 ओम 2 ओम 1 ओम। अब श्रेणी क्रम में क्या आएगा? r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3। अब ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 1 ओम, तो 2 प्लस 2 प्लस 1 कितना बन गया?
5 ओम। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो 5 ओम आएगा। क्लियर। ऐसे ही मान लो अपने को इस तरह का कोई सर्किट दे दिया जाता, ये सारे 2 ओम के दे दिए जाते, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम। अब अपने को ये देखना है कि करंट यहाँ से गया, यहाँ से बाहर निकल रहा है। अब इन 2 वायर से जा रहा है, तो क्या इन्हीं 2 वायर से बाहर आया है? बिल्कुल, यही वो 2 वायर हैं जिनसे करंट बाहर भी आ गया। इसका मतलब ये समांतर क्रम में है। तो ये समांतर क्रम के अंदर श्रेणी क्रम दिया है, तो ये है तो समांतर क्रम, ओवरऑल तो ये समांतर क्रम में। तो ये लास्ट में समांतर क्रम का फार्मूला लगाना है। तो पहले श्रेणी क्रम सोल्व कर लें। तो इस श्रेणी क्रम को सोल्व करेंगे तो R बराबर R1 प्लस R2, 2 और 2 कितना हो गया 4। तो यानी इसका मैं ओवरऑल डायग्राम अगर बनाना चाहूँ तो मैं यूँ बना सकता हूँ कि ये हो गया 4 ओम। ऐसे ही नीचे वाला भी श्रेणी क्रम सोल्व कर लूंगा, 2 और 2 4, तो ये भी हो गया कितना 4 ओम। अब ये समांतर क्रम बन गया। तो क्या बन गया 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये 4 ओम है, R1 का मान 4 है, R2 का मान भी 4 है। तो 1/R बराबर 1/4 प्लस 1/4, यानी यही स्थिति आ गई। 1/R बराबर 1/4 प्लस 1/4 यानी 2/4। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, R1 का मान 4, R2 का मान भी 4, तो 1/4 प्लस 1/4 यानी 2/4। अब 1/R बराबर 2/4, तो R बराबर क्या आएगा 4/2, 4/2 यानी 2 ओम। तो होता है ओवरऑल आंसर जो आएगा आपका वो कितना 2 ओम, 2 ओम। तो इसका तुल्य प्रतिरोध जो है वो 2 ओम है। तो इस तरह से हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इसका वीडियो मैं पीछे भी अपलोड कर चुका हूं, तो आप पिछला वीडियो देख लें, फिर आप इस वीडियो को देखें तो आपको आराम से आप खुद सोल्व करके देखें ये सोल्व होता है या नहीं होता। आंसर आपके सामने आ चुके हैं। अब इसका आंसर तो आएगा कितना 5 ओम, इसका आंसर कितना आएगा 2 ओम। आप सोल्व करके देखें आंसर सोल्व होते हैं या नहीं होते, आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हमारा टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुका है। तो साथियों ये था हमारा आज का टॉपिक। यदि आपको टॉपिक समझ आया है, अच्छा लगा है, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।